याद करने वाली चीजें उसमें हम लिखते जाएंगे। आइए अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। यही चल रहा था क्या? चलिए आइए हम यहां पर कुछ बातें करते हैं। बातें करने का मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड। आप खुश हो जाते हैं कि चलिए आज तो मनपसंद काम होगा। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी की। समझिए इसको, ग्राफ काफी चीजें बहुत इजीली हमें एक्सप्लेन कर देता है। यहां से यहां जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, सही बात है। इधर हम बात करेंगे किसकी? डाईहेड्रल एंगल की। किसकी बात करेंगे? यहां पर हमारे सामने रहेगा डाईहेड्रल एंगल, यानी कि थीटा की बातें होंगी। किसकी बातें होंगी? थीटा की बातें होंगी। ठीक है, आइए हमारे सामने कंफर्मेशन बनाई गई है कुछ इस तरीके से। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, लिखेंगे बाद में, पहले आप ध्यान से सुनेंगे। ये हमारे सामने कंफर्मेशन इथेन की। आप बताइए कौन सी कंफर्मेशन है? स्टैगर, बिल्कुल सही। क्या स्टैगर्ड कंफर्मेशन में इथेन की एनर्जी जीरो होगी? क्या किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी जीरो हो सकती है? जीरो। रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर कम से कम नहीं तो 3/2 kT तो एनर्जी रखेगा मॉलिक्यूल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमने कोई स्केल नहीं बनाया है, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एब्सोल्यूट वैल्यू, वी आर इंटरेस्टेड इन रिलेटिव वैल्यू। तो यहां पर आप बताओ राइट नाउ इस मॉलिक्यूल में किसी प्रकार का कोई रिपल्सन है क्या? जरा ध्यान से देखो, रिपल्सन। क्या इस मॉलिक्यूल की रिपल्सन की वजह से एनर्जी बढ़ी हुई है? नहीं। आप जानते हैं कि यहां पर आपकी कंफर्मेशन कौन सी है? स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड के अंदर आपका टॉर्सनल स्ट्रेन ऑलमोस्ट जीरो, टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट, आप बताइए इथेन है और इथेन में तो स्टेरिक स्ट्रेन होता ही, अरे इवन इन एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई रिपल्सन नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मैं इसकी दूसरी कंफर्मेशन बनाने जा रहा हूं। दूसरी कंफर्मेशन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, और दूसरी कंफर्मेशन जो बनाई है वो कौन सी है? जल्दी से बताइए। एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। तो बताइए दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा बनाई है मैंने? एक्लिप्स्ड वाले की। क्या आप बता सकते हैं कि ये एनर्जी कितनी ज्यादा होगी? ये एनर्जी कितनी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू योर स्टैगर्ड कंफर्मेशन? मान लेते हैं इसका जो एनर्जी लेवल है, ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन का एनर्जी लेवल है। ये जो आपका है किसका एनर्जी लेवल है? एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन का एनर्जी लेवल है। सो ये गैप आप मुझे बता सकते हैं क्या? क्या सर बताया जा सकता है अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर, या फिर हमें याद रखना होगा? नहीं, ये आप बता सकते हो जो अभी तक आपने पढ़ा है। आप बताइए यहां से यहां जाने पर कोई ना कोई ऐसा फैक्टर आया है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई है। ये तो क्लियर है, इसकी एनर्जी कम और उसकी एनर्जी ज्यादा। तो आप बताइए राइट नाउ मॉलिक्यूल अपनी कौन सी कंफर्मेशन में है? एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन में। और आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए दोस्तों, क्या एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन में इथेन की बातें हो रही हैं? किसकी बातें हो रही हैं? क्या यहां पर आपका स्टेरिक स्ट्रेन रोल में आ जाता है? इथेन में स्टेरिक स्ट्रेन होता ही इवन इन एक्लिप्स्ड। तो कौन सा रोल में आ गया है? टॉर्सनल स्ट्रेन। और मैं आपको कैसे याद दिलाऊं, जब एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड आता है तो 1 किलो कैलोरी से एनर्जी बढ़ जाती है। एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड आता है, 1 किलो कैलोरी से और बढ़ गई। इसी प्रकार से 1 किलो कैलोरी से तो एनर्जी कितनी बढ़ गई? अप्रोक्सीमेटली 3 किलो कैलोरी पर मोल। तो आप ये बात बहुत आसानी से कह सकते थे दोस्तों कि अगर इन दोनों में एनर्जी का गैप देखा जाए, इन दोनों में एनर्जी का गैप देखा जाए तो वो एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर है? 3 किलो कैलोरी पर मोल। या फिर अगर अपन बात करना चाहें तो 12.6 किलो जूल
पर मोल के आसपास है, तो इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है। और उस एनर्जी का ज्यादा होने का कारण टॉर्सनल स्ट्रेन है या स्टेरिक स्ट्रेन है? टॉर्सनल, क्योंकि स्टेरिक तो है ही नहीं। चलिए, तो ये आपके सामने बनकर आ गया। मैं इधर से एक बार और आप लोगों के सामने कंफर्मेशन बना देता हूं इथेन की। कौन सी कंफर्मेशन बना देता हूं? स्टैगर्ड कंफर्मेशन। वापस से अभी आप समझना जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो बताओ, इन दोनों स्टैगर्ड कंफर्मेशन की एनर्जी सेम होगी कि अलग अलग होगी? कोई रिपल्सन नहीं, रिपल्सन की वजह से कोई मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं बढ़ी हुई है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कल की क्लास में एक वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस किया था, हिंडर्ड रोटेशन। काफी बच्चों को क्लियर हुआ, काफी बच्चों को क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे मेरा टॉपिक आगे बढ़ेगा क्लियरिटी और ज्यादा आती जाएगी। ये देखिए, राइट नाउ आप बताइए ये कंफर्मेशन कौन सी है? पक्का? आप येलो वाले आइटम पर, पीछे वाले येलो वाले आइटम पर ध्यान दीजिए, ठीक है? और अभी बताइए ये कंफर्मेशन कैसी है? पक्का? दोनों स्टैगर्ड कंफर्मेशन। लेकिन आप देखो, एक स्टैगर्ड कंफर्मेशन से इस स्टैगर्ड कंफर्मेशन से इस स्टैगर्ड कंफर्मेशन में जाने के लिए मुझे कहां से निकलना पड़ा? एक्लिप्स से। कहां से निकलना पड़ा? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए, जब ये कंफर्मेशन है तो इथेन में किसी प्रकार का कोई रिपल्सन, इस मॉलिक्यूल की जो भी एनर्जी है वो इसके पास जो है टेम्परेचर की वजह से 3/2 kT, रिपल्सन से कोई एनर्जी नहीं बढ़ी है। फिर आपने रोटेशन लेना शुरू किया, रोटेशन लेना शुरू किया तो डाइहेड्रल एंगल क्या होने लगा? चेंज। और आपने स्टैगर्ड को किस में बदल दिया? एक्लिप्स। अब बताइए कौन रोल में आ चुका है? टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन है इथेन में? क्या यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन है? क्योंकि ये हाइड्रोजन रिपेल नहीं कर रहे, इनके बीच का जो गैप है वो वंडरवाल रेडियाई के डबल के लगभग बराबर है। सो देयर इज नो स्टेरिक स्ट्रेन। क्लियर? तो जैसे ही आपने रोटेशन लेना शुरू किया, कौन सा स्ट्रेन रोल में आने लगा है? टॉर्सनल स्ट्रेन। और यहां जाकर ये मैक्सिमम, फिर यहां गया तो ये मिनिमम। यानी कि एक स्टैगर्ड से एक दूसरी स्टैगर्ड में जाने के लिए कहां से निकलना पड़ेगा इसको? और बताइए एक्लिप्स का एनर्जी ज्यादा या कम? तो आप सोचो, अगर आपको यहां से यहां जाना है तो एक बार आपको यहां से गुजरना ही, और ये एनर्जी क्या है? ज्यादा। तो अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर आप इस सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेना चाहते हो तो आप बताइए ये रोटेशन फ्री हो जाएंगे या इसको घुमाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए? और वो एनर्जी कितनी होगी? 12.6 किलो जूल पर मोल या फिर 3 किलो कैलोरी। इसे कहते हैं रोटेशनल एनर्जी बैरियर। क्या कहते हैं? रोटेशनल एनर्जी बैरियर। कि अगर आप इथेन मॉलिक्यूल में क्या, अगर सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेना चाहते हो तो 12.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी मॉलिक्यूल के पास होनी, क्योंकि तभी ये स्टैगर्ड से एक्लिप्स में और फिर दूसरी स्टैगर्ड में जा पाएगा। तो ये जो आपके सामने है 12.6 किलो जूल, एनसीईआरटी ने 12.5 लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या 3 किलो कैलोरी पर मोल। ये जो आप लोगों के सामने है, बताइए ये क्या रहने वाला है? ये यहां पर जिसको आपने लिखा है ये है आपका रोटेशनल एनर्जी बैरियर। रोटेशनल अगर अपन बात करना चाहें एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी बैरियर, इसका मतलब आप समझते हो कि यहां पर रोटेशन एब्सोल्युटली फ्री नहीं है। मॉलिक्यूल को घूमना है तो एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कितनी चाहिए? 12.6 किलो जूल पर मोल। एंड एक्लिप्स्ड जस्ट एक ट्रांजिशन स्टेट की तरह काम करता है। जैसे आप जानते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू निकलना ही, और इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इसके पास होनी ही चाहिए। तो ये रोटेशनल एनर्जी बैरियर है। आप बताइए, ध्यान से सुनिए, हिंडर्ड रोटेशन का मतलब आप क्लियर होगा। क्या इथेन में बिना बॉन्ड तोड़े रोटेशन लिए जा सकते हैं सिग्मा बॉन्ड पर? बिल्कुल सही। क्या ये रोटेशन एब्सोल्युटली फ्री है, यानी कि घुमाने के लिए कुछ भी एनर्जी नहीं चाहिए? चाहिए। 12.6 किलो जूल एनर्जी चाहिए। इसका मतलब रोटेशन हो तो सकते हैं पर देयर इज सम रोटेशनल एनर्जी। इस टाइप के रोटेशंस को हिंडर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंडर्ड। ध्यान से सुनिए, क्या इस दरवाजे को घुमाया जा सकता है? घुमाया तो जा सकता है, पर उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी
तो यहाँ ये जो रोटेशंस है ये क्या है, हिंडर्ड। अब इस रोटेशन के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैं। और थोड़ी देर बाद तेज हवा का झोंका चले, दरवाजा खुल जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि एनर्जी नहीं लगी, एनर्जी लगी, अपने घर से कुछ भी नहीं लगा, वो काम हवा ने कर दिया है। तो आपको बता दूं, रूम टेम्परेचर पर, क्या बोला मैंने, किसी भी मॉलिक्यूल के पास अप्रोक्सीमेटली कितनी एनर्जी होती है, 100 किलो जूल पर मोल। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल, इतनी एनर्जी अवेलेबल है ड्यू टू टेम्परेचर। आपको कुछ भी करने की जरूरत, अगर किसी भी काम को करने के लिए इतनी या इससे कम एनर्जी चाहिए तो अपने आप हो जाएगा रूम टेम्परेचर पर। तो बताइए हमें तो कितनी चाहिए, 12.6 किलो जूल पर मोल, और कितनी अवेलेबल है, 100 किलो जूल पर मोल। तो हमें घुमाने की जरूरत नहीं है, ये मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड पर अपने आप घूमता रहेगा, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। लेकिन ये रोटेशन एब्सोल्युटली फ्री नहीं है, हिंडर्ड है। कैसे है, हिंडर्ड। तो इसी टाइप के को हम क्या कहते हैं, हिंडर्ड रोटेशन। क्या कहते हैं, हिंडर्ड रोटेशन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो यहां पर जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी 12.5 किलो जूल लिखा हुआ है। और बताओ ये रोटेशनल एनर्जी बैरियर के लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल कौन है, टॉर्सनल स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन, क्योंकि यहां से यहां जाने पर टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो उसको ओवरकम तो करना। एनसीईआरटी साफ लिखता है, टॉर्सनल स्ट्रेन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इन इथेन, क्योंकि वो टॉर्सन स्ट्रेन की वजह से ही रिपल्सन है, बाकी तो कोई है ही नहीं। आप बताइए दोनों स्टैगर्ड का एनर्जी एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। यहां तक अब बताओ, क्या आप एक स्टैगर्ड को दूसरी स्टैगर्ड में जाने से रोक सकते हो, क्योंकि एक स्टैगर्ड से दूसरी स्टैगर्ड में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल। अब आप सोचिए, जैसे ही आप रोटेशन लोगे तो यहां से धीरे 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 मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही है, और यहां जाकर एनर्जी मैक्सिमम। फिर बॉन्ड दूर जाने लगे तो एनर्जी गिरने लगी, और कहां चला गया, स्टैगर्ड में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस, और टॉर्सनल स्ट्रेन क्या हो गया, 0। तो आप सोचो, क्या यहां से और इसके बीच में कंफर्मेशन नहीं बनी होंगी, बनी होंगी। यहां थीटा कितना है, 60, यहां कितना है, थीटा 0, तो इनके बीच में भी तो कंफर्मेशन बनी होंगी। भाई ये तो आपका एनर्जी का बताओ क्या है, मिनिमा, और ये एनर्जी का क्या है, तो मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में भी तो कंफर्मेशंस बनी होंगी, जिनका एनर्जी इससे ज्यादा और उससे, इसलिए स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स आर द एक्सट्रीम केसेस। एक्सट्रीम का मतलब यहां एनर्जी लोवेस्ट और वहां एनर्जी हाईएस्ट है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इनके बीच में भी कंफर्मेशंस बनी होंगी, जिनको हम स्क्यू कंफर्मेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्यू कंफर्मेशन। और ऐसी कंफर्मेशन कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। 0 और 60 के बीच में भी इनफाइनाइट बन सकती है, 0.00001, 0.0002, तो 60 तक पहुंचते पहुंचते क्या जाएगा, बुढ़ापा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। चलिए अब हम वापस से बनाते हैं अपन डाइहेड्रल एंगल वर्सेज, अगर अपन बात करना चाहें किसका, एनर्जी का ग्राफ। ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार से मैं सारी बातें जो करूंगा वो किससे रिलेटेड करूंगा, इथेन। इथेन में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये मेरे सिलेबस का हिस्सा है, बाकी पर मैं बात ही नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिए, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल हमारे सामने, ग्राफ आप बनाए रहेंगे आजकल केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। क्लियर। इधर से बात करते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, आप बस ध्यान से देखते जाएं। ये हमारे सामने है, बताइए कौन सी कंफर्मेशन है ये, एक्लिप्स्ड। कौन सी कंफर्मेशन है, एक्लिप्स्ड। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो मैंने ये वाला ग्राफ बना दिया है, जल्दी से आप देखकर बताएंगे कि ये कौन सी कंफर्मेशन है, स्टैगर। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। फिर से अगर अपन बात करें तो ये मैंने आप लोगों के सामने बना दिया है, ये कौन सी कंफर्मेशन बना दी है मैंने, वापिस से एक्लिप्स। आपको पता है दो एक्लिप्स में डिफरेंस नजर ही नहीं आएगा। फिर से अगर अपन बात करना चाहें तो मैंने कंफर्मेशन बना दी है, और ये कौन सी कंफर्मेशन बना दी है मैंने, स्टैगर्ड कंफर्मेशन। आप बताओ इस स्टैगर्ड की एनर्जी और इस स्टैगर्ड की एनर्जी सेम होगी कि नहीं होगी, इसमें रिपल्सन 0, इसकी और इसकी एक्लिप्स की एनर्जी सेम। क्यों होगी सेम, आप बताओ, क्योंकि रिपल्सन मैक्सिमम, और इससे इसकी कितनी ज्यादा है, 3 किलो कैलोरी पर मोल, और वो किसकी वजह से ज्यादा है, टॉर्सनल। स्टेरिक का नाम बदनाम ना करें। क्लियर। तो यहां पर अगर हम इन दोनों के बीच में एंगल देखें तो बताओ डाइहेड्रल एंगल कितना है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री।
यहां पर आप बताइए इन दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। यहां पर बताइए थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया है आपका, थीटा इज इक्वल टू 120, इफ नॉट मेंशन्ड अगेन 0। क्लियर? फिर से बताइए यहां पर आपका थीटा कितना हो गया है, थीटा इज इक्वल टू हो गया है 180 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? फिर से अगर मैं 60 डिग्री से घुमा दूंगा तो आप बताइए फिर से कौन सी कंफर्मेशन हमारे सामने बनकर आ जाएगी, फिर से एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन हमारे सामने बनकर आ जाएगी। और इस बार आप बताइए डाइहेड्रल एंगल कितने का हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं देख रहा हूं किसमें, इसमें और इसमें, तो थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री। सही बात है? फिर से आप 60 डिग्री से घुमा दीजिए, तो आप फिर से 60 डिग्री से घुमाएंगे तो बताइए फिर से कौन सी कंफर्मेशन बन जाएगी, स्टैगर्ड। यहां पर एच, यहां पर एच, यहां पर एच। इस बार आप बता सकते हो कि थीटा इन दोनों के बीच में देखकर बताना है, थीटा कितना हो गया है आपका, थीटा इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो अगर हम देखें तो आपके सामने जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता हुआ नजर आएगा। ये देखिए इस प्रकार से ग्राफ बनता हुआ आएगा। एक बार आप आंखें खोलें और जरा ध्यान से देखें। मैंने कोशिश की है कि सभी एक्लिप्स एक ही एनर्जी लेवल पर आए, तो जितनी भी एक्लिप्स कंफर्मेशन है सबका एनर्जी लेवल क्या है, सेम। और जितनी भी आप लोगों के सामने स्टैगर्ड कंफर्मेशंस हैं उनका भी एनर्जी लेवल क्या है, सेम। क्यों? क्योंकि किसी भी दो स्टैगर्ड में रिपल्सन सेम है, 0। किसी भी एक्लिप्स में रिपल्सन सेम है। क्लियर? केवल टॉर्सनल, केवल टॉर्सनल, केवल टॉर्सनल। इस स्टैगर्ड से ये एक्लिप्स भी वो एक्लिप्स भी कितनी ज्यादा है, 3 किलो कैलोरी पर मोल। तो आप समझिए इस स्टैगर्ड से इस स्टैगर्ड में आने के लिए एक बार कहां से निकलना पड़ेगा, एक्लिप्स, और इसके लिए एनर्जी बैरियर है कितने का, 12.6 किलो जूल पर मोल। एंड दिस इज only due to torsional strain। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? सो दिस डेटा इज क्लियरली गिवन इन एनसीईआरटी। जब आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा कि क्यों डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बार भी नहीं समझाया कि किसकी वजह से है और क्यों है। यही लेवल एनसीईआरटी का, कि आप अंडरलाइन कर लीजिए, बाकी की बातें हम आगे करेंगे, नोट डाउन कीजिए। अब आपको समझ में आ रहा है डाइहेड्रल एंगल 60 क्यों रखा था, क्योंकि या तो मैक्सिमम इन एनर्जी या फिर मिनिमम इन एनर्जी। ये सीधे क्वेश्चंस आते हैं। द रोटेशनल एनर्जी बैरियर इन इथेन इज 12.6 किलो जूल, एनसीईआरटी 12.5। हालांकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर जिनको नहीं पता वो क्या बोलेंगे, डेटा पूछ लिया है एनसीईआरटी का। अबे डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए पूछा है। इसलिए हम कभी भी दो कंफर्मेशन को आइसोलेट नहीं कर सकते। स्टैगर्ड एक्लिप्स में और एक्लिप्स स्टैगर्ड में बदलता रहेगा। आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जो एनर्जी चाहिए ऐसा करने के लिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। आप जानते हैं देयर आर सो मेनी रिएक्शंस which are occurring at room temperature, but it doesn't mean their activation energy is zero. Yes, there is activation energy, but that much amount of energy is available at room temperature. उस बैरियर को, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है मॉलिक्यूल्स के पास। सुलटा दिया है। अब देखो आप जो क्वेश्चंस करते हो दो दो कोड़ी का, अगर एनर्जी कंपैरिजन करो तो स्टैगर्ड की एनर्जी ज्यादा कि एक्लिप्स की, किसकी एनर्जी ज्यादा, स्टैगर्ड की एक्लिप्स की? अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी। दो दो कोड़ी के क्वेश्चंस होते हैं जो अभी तक पूछे गए हो। तो
क्या आप बता सकते हैं रोटेशनल एनर्जी बैरियर किसकी वजह से है? ब्रैकेट में लिख लो ताकि रिवीजन में मिनिमम बातें हमें लैंग्वेज से पता चले। ये किसकी वजह से है? ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन। टीएस लिख दो शॉर्ट में। ये रोटेशनल एनर्जी बैरियर टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? जल्दी जल्दी लिखो, अलग अलग कलर का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कंफर्मेशन हमारे सामने स्टैगर्ड है, ये कैसी है? एक्लिप्स्ड। ये कंफर्मेशन फिर से हमारे सामने क्या है? स्टैगर्ड। सुलटा दिया है भाई लोगों, जल्दी जल्दी पेन चलाओ। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? जल्दी बनाएंगे। कोई ऐसा काउंसलिंग राउंड नहीं होता है जिसमें आपकी नोटबुक मंगवाई जाए और देखा जाए कि अच्छा आपने तो बहुत ही सुंदर नोटबुक बनाई थी, एक मेडिकल सीट आपको दी जाती है। ऐसा कोई राउंड नहीं होता है। या फिर काउंसलिंग में आपकी नोटबुक मंगवाई जाए, ओहो हो इतना गंदे डायग्राम बनाए हैं आपने, चलिए आपकी सीट कैंसिल होती है। आपका लिखा हुआ आपको समझ में आना चाहिए, बस ऐसा ही लिखना है, बाजू वाले को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ताकि कभी गलती से नोटबुक चुरा ले जाए तो अगले दिन वापस कर दे ये बोल करके गलती से मेरी नोटबुक मेरे बैग में चली गई थी, गलती से। क्या नाम आपका? नैतिक। तो डॉक्टर नैतिक जल्दी से लिखिए। कैसा लगा डॉक्टर सुन के? कितने लोगों ने नोटबुक के आगे लिख दिया है डॉक्टर पहले से ही? ये तो मोटिवेशन वालों की दुकान है, तो कुछ ना कुछ करते। क्या क्या है नाम? नैतिक। नो, यू आर डॉक्टर नैतिक। ये तो मान चुका है, पर दुनिया नहीं मानती। आप देखना आधे से ज्यादा जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, उनकी ढंग से डिग्री नहीं है। दो तीनों को तो मैं जानता हूं, सारे के एक दो तो +2 पास ही है, ठीक है, और एक दो जो है वो कॉलेज में नहीं पहुंचे, कॉलेज ड्रॉप आउट है। हालांकि बाद में प्राइवेट कॉलेजेस से उन्होंने डिग्री ले ली है, पीएचडी की, वो सब वो तो तुम भी कर रहे हो, बाई साइड बीएससी एमएससी कर सकते हो, सबको पता है। जिनके भी तुम नाम जानते हो ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही हैं। दूसरों को बोलते रहते थे ऐसे, कूल रहो, शांत रहो, और खुद ही भीड़ पड़ते हैं। देखा यूट्यूब पे कैसे कुत्तों की तरह लड़ते एक दूसरों के साथ, अलग लेवल पे चल रहा है। दो को तो मैं जानता हूं, एक तो विवेक बिंद्रा, एक संदीप महेश्वरी। दोनों कुछ दिनों पहले बैंकर, दोनों डिप्रेशन में चल रहे थे, और दोनों मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सुलटा दिया है भाई लोगों। मुझे पता है आप मुझे सुन रहे थे, यही बातें आपको समझ में आई अभी तक। तो जितनी भी एक्लिप्स कंफर्मेशन है सबकी एनर्जी क्या है? सेम। जितनी भी स्टैगर्ड कंफर्मेशन है इथेन की, उनकी एनर्जी क्या है? सेम। और ऐसे को हम बोलते हैं डीजनरेट। क्या बोलते हैं? डीजनरेट, मतलब जिनका एनर्जी लेवल सेम होता है। लिखिए इसमें अब कुछ पॉइंट्स, अब समय नहीं भाई। पहला पॉइंट लिखेंगे, conformations other than staggered and eclipse, conformations other than staggered and eclipse, conformations other than staggered and eclipse are known as skew conformations, are known as skew conformations, are known as skew conformation। staggered और eclipse के अलावा जो बनती है उनको क्या बोलते हैं? skew conformation। लिख दिया है मैंने। next, there are infinite number of skew conformations, there are infinite number of
स्क्यू कन्फर्मेशंस। किसी मॉलिक्यूल की स्क्यू कन्फर्मेशन कितनी हो सकती हैं? इनफाइनाइट। और वैसे कन्फर्मेशन कितनी हो सकती हैं? इनफाइनाइट ही हो सकती है कन्फर्मेशन। there are infinite number of skew confirmations. next point, आप बताइए एनर्जी ऑर्डर क्या रहेगा इन कन्फर्मेशंस का? आप देखो, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे कम, और बीच में जो आई उनको क्या बोलोगे? स्क्यू। तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो कौन सी कन्फर्मेशन की है? एक्लिप्स्ड। सही बात है कि नहीं है? उसके बाद बताओ किसका है? स्क्यू का। और सबसे कम किसका है? स्टैगर्ड। यही एनर्जी लेवल है कि नहीं है? स्टेबिलिटी बताओ, स्टेबिलिटी एनर्जी से एकदम उल्टा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सी है? स्टैगर्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल है स्टैगर्ड। उसके बाद स्क्यू कन्फर्मेशन, और उसके बाद एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन सुलटा दिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। In ethane, there is rotational energy barrier of. In ethane, there is rotational energy barrier of. In ethane, there is rotational energy barrier of 12.6 kilojoule per mole. 12.6 किलोजूल पर मोल। आप 12.5 भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी 12.5 लिखता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इन इथेन रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड आर हिंडर्ड। हिंडर्ड है, फ्री नहीं है, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। इन इथेन रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड आर हिंडर्ड। हिंडर्ड का मतलब है कि यू नीड सम एनर्जी टू रोटेट द बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इन इथेन rotation about carbon carbon sigma bond are hindered. Next point, the most preferred conformation, the most preferred conformation, the most preferred conformation of ethane is staggered. The most preferred conformation of ethane is staggered. जहां पर आपने मोस्ट प्रेफर्ड लिखा है वहीं पर ही ब्रैकेट में उसके ऊपर नीचे लिख दो मोस्ट पॉपुलेटेड। मोस्ट पॉपुलेटेड, इसका मतलब मैं समझाता हूं। मोस्ट पॉपुलेटेड, ठीक है। देखिए, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान से सुनिए, कभी भी अगर आपसे किसी का मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन पूछे तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वही ज्यादा प्रेफर्ड। प्रेफर्ड का मतलब है जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल रहते हैं। तो आप समझिए, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कौन सी शेप में रहना पसंद करते हैं? स्टैगर्ड, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टैगर्ड में रहते हैं। एक्लिप्स में तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जाते हैं। जब एक स्टैगर्ड से दूसरी स्टैगर्ड में जाना हो तब कहां जाते हैं? एक्लिप्स। तो एक मॉलिक्यूल अपनी 99.9% लाइफ किस में बिता देता है? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। लेस देन 1% किस में रहता है? एक्लिप्स कन्फर्मेशन। जाहिर सी बात है, ज्यादा स्टेबल उसी में तो रहना पसंद करेगा। तो मोस्ट पॉपुलेटेड या मोस्ट प्रेफर्ड वो होती है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? नेक्स्ट आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इथेन की एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के कंपैरिजन में अनस्टेबल है, ये तो सही है, लेकिन किसकी वजह से अनस्टेबल है? टॉर्सनल स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन? एग्जैक्टली, टॉर्सनल स्ट्रेन ने उसको अनस्टेबल किया। स्टेरिक तो दोनों में है ही। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, the eclipsed conformation of ethane, the eclipsed conformation of ethane is less stable than staggered, is less stable than staggered, mainly due to torsional strain। स्टेरिक का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। mainly due to torsional strain। you got that point? चलिए नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट पॉइंट रहेगा, all staggered conformation of ethane, all staggered conformation of ethane, all staggered conformation of ethane are degenerate,
डीजनरेट, जैसे आपके ऑर्बिटल्स होते हैं ना डीजनरेट, मतलब सेम इन एनर्जी। ऑल एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन आर डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब समझते हो? सेम इन एनर्जी। जितनी भी एक्लिप्स बनी है सबका एनर्जी लेवल क्या है? सेम। जितनी भी स्टैगर्ड बनी है सबका एनर्जी लेवल क्या है? सेम। इस स्टैगर्ड और इस स्टैगर्ड में कोई फर्क नहीं है एनर्जी के अंदर। इसी प्रकार से ऑल स्टैगर्ड कन्फर्मे, पहला स्टैगर्ड लिखा है क्या? तो अगला लिख दो, ऑल एक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन आर डीजनरेट। ऑल एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन आर डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब होता है इक्वल इन एनर्जी। ऑल एक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन आर डीजनरेट। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब मुझे एक बात बताओ, क्या स्टैगर्ड और एक्लिप्स डीजनरेट हैं? क्या स्टैगर्ड और एक्लिप्स डीजनरेट हैं? नहीं, स्टैगर्ड का एनर्जी कम और एक्लिप्स का, तो डीजनरेट कैसे हो सकती है? डीजनरेट का मतलब सेम एनर्जी की। क्लियर? हाँ, सारी एक्लिप्स डीजनरेट, सारी स्टैगर्ड डीजनरेट। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं? चलिए, तो ये हमारे सामने था इथेन का, जिस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया है। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा, अगर अपन बात करें जनाब, नो, नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल एनालिसिस, ये मुझसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना इस समय से ज्यादा समय मिलेगा। अच्छा बच्चा आपने नोट नहीं किया था? अरे ये ले बच्चे, क्या जल्दी है, 5 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। कोई मतलब नहीं। एक अच्छा कोच वो होता है जिसको देखते ही बच्चे के मुंह से अपशब्द निकले, हाँ, कि ये फिर से आप सामने आ गया है। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन, ठीक है। तो ये हमारे सामने प्रोपेन है और इसमें दोस्तों आपको ही कन्फर्मेशंस ड्रॉ करनी है। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3। कार्बन नंबर 1 और 2 के ऊपर आपको रोटेशन लेने हैं। इसको कई बार ऐसे लिख देता है C1 C2, ये बता रहा है रोटेशन C1 C2 पर लेने हैं। क्लियर? मैं ये भी बता देता हूं, इसको कौन सा कार्बन मान लेना है? फ्रंट। और इसको कौन सा मान लेना है? बैक। पहली बात, आपको 360 से मॉलिक्यूल घुमाना है, ये काम करना है। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होगा या एक्लिप्स, ठीक है, ये आपको बताना है। तीसरा, आपको ये बताना है कि सभी स्टैगर्ड का एनर्जी सेम होगा क्या, सभी एक्लिप्स का एनर्जी सेम होगा क्या। बस आपको रोटेशनल एनर्जी बैरियर नहीं बताना है। क्या यहां पर भी रोटेशनल एनर्जी बैरियर सेम रहेगा? नहीं, बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इथेन में यहां पर कौन होता था? H, और यहां पर कौन है? मिथाइल ग्रुप, तो स्टेरिक स्टेन रोल में आ जाएगा यहां, तो वो रोटेशनल एनर्जी बैरियर अलग हो जाएगा। इसका डेटा एनसीईआरटी नहीं दिया, हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आपको बनाना है। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा, मतलब 4 लाइनें छोड़ सकते हो, आपका काम चल जाएगा। और डायग्राम बड़ा बड़ा बनाते हो तो अलग बात है। कन्फर्मेशनल एनालिसिस, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ N-ब्यूटेन। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ N-ब्यूटेन, ठीक है। N-ब्यूटेन के कन्फर्मेशनल एनालिसिस बनाएंगे। घर पे बनाना, उसको यही मत सुलटाओ कि यही बना के क्लास के बाद ही चेक करवा लो, और मैंने बोला कि नहीं ये तो गलत है, तो सही बना, मुझसे ही सही बनवा लो कि तू ही सही बना दे, ऐसा नहीं चलेगा। तो N-ब्यूटेन पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें जो कन्फर्मेशंस ड्रॉ की जा सकती हैं वो 2 तरीके से की जा सकती है। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। इसके लिए 4-5 लाइनें छोड़ दो, मोर देन सफिशिएंट। अगला, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ N-ब्यूटेन। देखो ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, ठीक है। किसके अबाउट रोटेशन लेना है? आपको रोटेशन लेना पहला C1 C2 के अबाउट, इसको फ्रंट और इसको बैक, आपको ही कन्फर्मेशन ड्रॉ करनी है। C1 C2 बोल दूं या फिर C3 C4 बोल दूं, एक ही, क्योंकि अगर नंबरिंग यहां से शुरू करता तो ये 1 2 3 4, तो यही इधर से C1 C2 है, उधर से C3 C4, तो इसके अबाउट आपको फिर से कन्फर्मेशंस ड्रॉ करनी है। इसको फ्रंट और इसको बैक 360 से घुमाना है। उसके बाद आपको बताना है क्या सभी स्टैगर्ड इक्विवेलेंट बनी,
इक्विवेलेंट का मतलब डीजनरेट। क्या बोला? इक्विवेलेंट का मतलब डीजनरेट। क्या सभी आपकी एक्लिप्स भी डीजनरेट बनी? और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और किसकी स्टेबिलिटी कम, ये आपको वहां से पता करके बताना है। ग्राफ नहीं बनाना, आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कंफर्मेशन ड्रॉ करनी है। दूसरा केस जो रहेगा वो हम डील करेंगे। इसके लिए लिखकर 4-5 लाइनें छोड़ो। ये सबसे मुश्किल टास्क होता है, यहीं से आपको समझ में आने लगेगी चीजें। जब खुद से ड्रॉ करोगे कंफर्मेशन, क्लैरिटी टॉपिक में वहीं से डेवलप होनी शुरू होती है। तो पहला आपको काम करना है, C1 C2 के अबाउट घुमाने का मौका आपको दिया गया है। सुलटा दिया है, 4 लाइनें छोड़ दिए हैं, घर पे जाके आराम से घुमाना। नेक्स्ट, वही एन ब्यूटेन में, वही एन ब्यूटेन में, पर इस बार जो रोटेशन लेने हैं वो बॉन्ड बदल दिया है। क्या बदल दिया है? बॉन्ड। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 एंड ये, इस बार हम रोटेशन लेंगे कार्बन नंबर 2 एंड 3 के अबाउट, 2 एंड 3 के अबाउट। क्लियर? किस प्रकार से रोटेशन लेंगे जरा ध्यान से सुनिए। इसको कैसे लिखा जा सकता है? C1 C2। ऐसे भी कह सकता है कि रोटेशन आप कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के अबाउट लेंगे। अब सभी के पेन डाउन होने चाहिए, ध्यान से समझिए, इसको अपन पूरा डिटेल में डील करेंगे, उसके बाद आपको पीछे वाले भी आसानी से बनाने आ जाएंगे। देखिए, जब भी आप कंफर्मेशन ड्रॉ करते हो तो आपको मालूम है, एक तो आप ये डिसाइड करो कौन से बॉन्ड के अबाउट रोटेशन लेना चाहते हो। डिसाइड कर लिया C2 C3। फिर डिसाइड करो किसको फ्रंट और किसको बैक। तो मैं बता रहा हूं इसको कौन सा कार्बन मानना है और इसको कौन सा मानना है, बैक। आइए न्यूमैन प्रोजेक्शन से बनाएंगे हम, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। तो ये हमने ड्रॉ कर ली है, कौन सी प्रोजेक्शन? न्यूमैन प्रोजेक्शन। दिस इज व्हाट? फ्रंट कार्बन, दैट इज कार्बन नंबर 2। आप बताओ कार्बन नंबर 2 पर क्या क्या लगा हुआ है? कार्बन नंबर 2 पर एक मिथाइल और 2, सही बात है कि नहीं? तो लीजिए, ये मैंने क्या लगा दिया है? मिथाइल। और ये 2 क्या लगा दिए हैं? हाइड्रोजन। क्लियर? फ्रंट कार्बन डन। नाउ बैक कार्बन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल एंड दैट इज कार्बन नंबर 3। सही बात है? अब बताइए इस पर क्या लगा हुआ है? वही एक मिथाइल और 2 हाइड्रोजन। तो मैंने यहां पर कौन टिका दिया है? मिथाइल। और यहां पर कौन टिका दिए हैं? हाइड्रोजन। आप कंफर्मेशन को देखकर बताएं, कंफर्मेशन स्टैगर्ड बनी है कि एक्लिप्स? एग्जैक्टली सही जवाब आपने दिया है। क्लियर? अब इसमें पता है हमें अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, डाइहेड्रल एंगल साफ बदलता हुआ दिखेगा। किसके बीच में? CH3 एंड CH3 के बीच में। तो राइट नाउ अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर ये कार्बन नंबर 1, ये डॉट कार्बन नंबर 2 और ये सर्कल कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। तो ये आपको साफ साफ इधर दिखाई दे रहा है। वही तरीका, फ्रंट कार्बन को क्या कर देना है? फिक्स, एंड बैक कार्बन को रोटेट करना है। कितने के डाइहेड्रल एंगल से? 60। व्हाई वी रोटेट बाय 60 डिग्री? बिकॉज वी गेट द एक्सट्रीम केसेस। जैसे स्टैगर्ड और एक्लिप्स कितने पर बनते हैं? 60 पर बनते हैं। तो हमें 60 डिग्री के डाइहेड्रल एंगल से घुमाना है। तो घुमाएंगे तो ये CH3 घूमकर यहां, ये H घूमकर यहां और ये हाइड्रोजन घूमकर वहां। अभी आप ध्यान से सुनते रहेंगे, एक कंफर्मेशन मुझे ड्रॉ करने दें, बाकी क्या आप कंफर्मेशन। ये साइन बताता है इंटर कन्वर्टेबल, आप नहीं रोक सकते इनको एक दूसरे में बदलने से, क्योंकि बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। तो यहां पर फ्रंट कार्बन एज इट इज हमारे सामने है। क्लियर? बैक कार्बन इज रोटेटेड बाई कितना? 60 डिग्री। तो आप बताइए, मिथाइल घूमकर इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन घूमकर इन दोनों के, और हाइड्रोजन घूम के इन दोनों के बीच में। तो यहां थीटा बताओ कितना था? 0 डिग्री। यहां पर थीटा बताओ कितना है? 60 डिग्री। क्लियर? इसी प्रकार से 360 से घुमाना है। जल्दी शुरू हो जाइए, यहां तक बनाकर लाएंगे, साथ के साथ घुमाएंगे। फिर फ्रंट कार्बन को फिक्स करना है, बैक कार्बन को रोटेट करना है 60 के डाइहेड्रल एंगल से थ्रू 360 डिग्री। फ्रंट को फिक्स करेंगे, बैक को रोटेट करेंगे और सभी खुद से घुमाएंगे। फ्रंट कार्बन के बॉन्ड डॉट से शुरू होने चाहिए, बैक कार्बन के बॉन्ड सर्कल से शुरू होने चाहिए। सारे बॉन्ड एक ही जगह से बना के डॉट सर्कल नहीं लिखना है। सुलटा दिया है, केवल इतनी कंफर्मेशन आपको देखकर बनाने का बोला गया है, बाकी कंफर्मेशन आप खुद से ड्रॉ करेंगे।
यहां तक बना दिया है सभी ने? अब आगे की कंफर्मेशन आप खुद बनाएं, मैं भी बोर्ड पे बना रहा हूं, लेकिन आपको मम्मी कसम है कोई भी बोर्ड पे नहीं देखेगा। अगर किसी की मम्मी लाइव देख रही होगी तो जरूर कहेगी कि मास्टर तू मुझे मरवा के छोड़ेगा, और किसी का तो पता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे बच्चे मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। थीटा बताओ कितना हो गया, अगले बिना देखे नेक्स्ट टाइम घुमाने पर थीटा कितना हो गया है 120 डिग्री। मिथाइल मिथाइल वाले के बीच में चल रहा है, फिर से घुमा दीजिए 60 डिग्री से। फ्रंट कार्बन क्या रखना है फिक्स, फ्रंट कार्बन क्या रखना है फिक्स, एंड बैक कार्बन इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री। बताओ इस बार डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया है 180 डिग्री, बिल्कुल सही। फिर से फ्रंट कार्बन को फिक्स रखते हुए बैक कार्बन को घुमा दीजिए, कितने से 60 डिग्री से। दोबारा से बताओ कंफर्मेशन स्टैगर्ड या एक्लिप्स, एक्लिप्स। थीटा बताओ कितना हो गया है 240 डिग्री, सही बात। नेक्स्ट फिर से घुमा दीजिए 60 डिग्री से, फ्रंट कार्बन को क्या रखते हुए फिक्स, एंड बैक कार्बन को रोटेट करते हुए जाएंगे। बैक कार्बन इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री। बताइए फिर से कौन सी कंफर्मेशन बनकर आ गई है स्टैगर्ड, और इस बार थीटा कितना हो गया है 300 डिग्री। फिर से घुमा दीजिए फ्रंट कार्बन को फिक्स रखते हुए, कौन से वाले कार्बन को बैक कार्बन को। कितने के डाइहाइड्रल एंगल से घुमाना है दोस्त 60 डिग्री, और आप लोगों के सामने ये वाली कंफर्मेशन बन गई है। तो यहां थीटा आप 0 भी कह सकते हो और इवन 360 डिग्री भी कह सकते हो। घुमाया सभी ने? कोई बोर्ड की तरफ नहीं देखेगा, खुद से घुमाना है। डाइहेड्रल एंगल इसमें आपको साफ बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दो ग्रुप ऐसे हैं जिनकी मदद से हम पहचान सकते हैं, दो ग्रुप ऐसे हैं जिनकी मदद से हम पहचान सकते हैं, मिथाइल एंड मिथाइल। उनको अलग से हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं। जो नहीं बना पा रहे हैं वो ऐसा नहीं कि बैठा रहेंगे, देखो इधर जल्दी से सुलटा दिया सभी ने। इसीलिए दो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं सो दैट कि आप ट्राई तो करें, क्योंकि जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे दोस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीखी जा सकती। सुलटा दिया है। अब देखो दोस्तों सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये कंफर्मेशन एक्लिप्स्ड, ये कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन और ये कंफर्मेशन। पहले दो एक्लिप्स कंफर्मेशन को देखो, इसको और इसको, क्या लगता है ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है? इक्विवेलेंट मतलब डीजनरेट है कि नहीं है? इनमें रिपल्सन सेम है कि अलग अलग है? तो रिपल्सन सेम नहीं है भाई, केवल एक स्ट्रेन सेम है और उसका नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। अगर मैं अभी भी बात करूं तो इस बॉन्ड को इस बॉन्ड से जो रिपल्सन मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है 1 किलो कैलोरी पर मोल, और इसको भी 1 किलो कैलोरी और इसको भी 1 किलो कैलोरी, तो टॉर्सनल स्ट्रेन इसमें 3 किलो कैलोरी की है। सिमिलरली टॉर्सनल स्ट्रेन यहां पर भी कितने की है बताइए 3 किलो कैलोरी पर मोल। तो दोनों में जो सेम है वो है टॉर्सनल स्ट्रेन, पर स्टेरिक स्ट्रेन दोनों में अलग अलग है दोस्त। कैसे? इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनिए ध्यान से। अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों के सामने, तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिपेल नहीं कर रहा, क्योंकि हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन आता है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा है कि उनका गैप उनकी वंडरवाल रेडियाई के जस्ट डबल के बराबर है, कोई रिपल्सन नहीं। क्या ये हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को रिपेल कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्त यहां मिथाइल के पीछे मिथाइल, और इसके वजह से क्या आएगा स्टेरिक स्ट्रेन। दो बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पीछे है, सो देयर विल बी स्टेरिक स्ट्रेन इन दोनों की वजह से। नेक्स्ट वाले में इधर देखो, यहां पर बताओ मिथाइल के पीछे मिथाइल है क्या? नो। मिथाइल के पीछे कौन है? हाइड्रोजन। मिथाइल के पीछे कौन है? हाइड्रोजन। तो बताओ दोनों में रिपल्सन सेम हुए कि अलग अलग हुए? भाई मिथाइल मिथाइल बल्कि है, और वो फर्क किसका है? वो फर्क है स्टेरिक स्ट्रेन का। यहां स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा है और यहां स्टेरिक स्ट्रेन, और देखो यहां पर फिर हाइड्रोजन के पीछे कौन है? मिथाइल, बल्कि यहां तो हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन था। तो दोनों एक्लिप्स जरूर हैं, लेकिन दोनों में रिपल्सन सेम। इसका मतलब दोनों एक्लिप्स्ड इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कि दोनों एक्लिप्स्ड ये डीजनरेट नहीं है। किस में रिपल्सन ज्यादा है? इसमें, और उसमें रिपल्सन क्या है? कम। क्लियर? तो जब
बल्कि ग्रुप के पीछे बल्कि ग्रुप आ जाए तो इस वाली एक्लिप्स को हम अलग कर देते हैं, क्या बोल देते हैं? फुल्ली एक्लिप्स्ड। क्या बोल देते हैं? फुल्ली एक्लिप्स्ड। अब एक्लिप्स्ड को भी दो भागों में तोड़ने की जरूरत पड़ गई है। क्या इथेन में ऐसी जरूरत पड़ी थी? नहीं, पर यहां पड़ गई है। क्लियर? क्योंकि दोनों एक्लिप्स सेम नहीं है, तो इसे फुल्ली एक्लिप्स्ड, और इसको क्या बोलेंगे दोस्त? पार्शियली एक्लिप्स्ड। ध्यान से सुनते हुए जाएंगे, पार्शियली एक्लिप्स्ड। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? नेक्स्ट वाली एक्लिप्स पर गौर से देखिए। इस एक्लिप्स और इस एक्लिप्स को देखिए, रिपल्सन सेम है दोस्त। पहले टॉर्सनल स्ट्रेन देख, इस बॉन्ड को ये बॉन्ड जिस एनर्जी से रिपेल करेगा वो है 1 किलो कैलोरी, इसमें भी 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। तो टॉर्सनल स्ट्रेन तो ऑलमोस्ट फिक्स होता है सभी के अंदर, 3 किलो कैलोरी पर मोल, चाहे वो CH बॉन्ड हो चाहे CC बॉन्ड हो, कोई फर्क पड़ने वाला। तो यहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन इसमें और इसमें क्या है? सेम। स्टेरिक स्ट्रेन देखो, बताओ, मिथाइल के पीछे H, यहां पर भी मिथाइल के पीछे H, H के पीछे मिथाइल, तो देखो H के पीछे बिल्कुल सेम मामला है। फिर देखो H के पीछे H, तो यहां पर तो ये दोनों तो कैसी हैं? इक्विवेलेंट। तो ये दोनों जो एक्लिप्स्ड हैं ये डीजनरेट हैं, और ये क्या बोला हमने? पार्शियली एक्लिप्स्ड। तो इसे भी क्या बोला जाएगा? पार्शियली एक्लिप्स्ड। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो ये पार्शियली एक्लिप्स्ड, ये भी पार्शियली एक्लिप्स्ड। दूसरी एक्लिप्स इस पर देखो, इसको गौर से देखो, ये आपको इक्विवेलेंट दिखाई देंगी। मिथाइल के पीछे ये देखो, हाइड्रोजन के पीछे ये देखो, हाइड्रोजन के पीछे, तो इस वाली एक्लिप्स को क्या बोलेंगे बताओ? फुल्ली एक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे? फुल्ली एक्लिप्स्ड। तो एक्लिप्स को अब दो कैटेगरी में डिवाइड करने की जरूरत पड़ गई। वन इज फुल्ली एक्लिप्स्ड व्हेन बल्कि ग्रुप्स के बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना हो? 0 डिग्री। बल्कि ग्रुप्स के बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना हो? 0 डिग्री। एक पार्शियली एक्लिप्स्ड जहां डाइहेड्रल एंगल क्या होगा? 120 या 240, 120 या 240। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट, अब गौर से देखिए, ये कंफर्मेशन जो आप लोगों के सामने है कौन सी है? स्टैगर्ड। मेरे सवालों के जवाब देते जाइए, कौन सी है? स्टैगर्ड। क्योंकि सारी बातें मैं आपको नोटबुक में नहीं लिखवा सकता, एग्जामिनर कहीं ना कहीं घुमाएगा आपको। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो कर पाएंगे, अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो यहां पर अगर अपन गौर से देखना चाहें तो ये देखिए, ये भी स्टैगर्ड, ये भी स्टैगर्ड, दोनों स्टैगर्ड। गौर से देखना, मैं एकदम चीजें समझा दूंगा क्योंकि टॉपिक मैंने उसी तरीके से उठाया है। दोनों स्टैगर्ड है, लेकिन दोनों स्टैगर्ड सेम। आप जानते हैं दोस्त, यहां पर मिथाइल के बाजू में मिथाइल है, और जिनकी वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। लेकिन यहां मिथाइल के आजू में भी हाइड्रोजन और बाजू में भी, तो ये रिपल्सन नहीं करेंगे। पहले बता चुके हैं, नो रिपल्सन वाला केस है। नीचे भी देखो, मिथाइल के आजू में भी हाइड्रोजन एंड बाजू में भी हाइड्रोजन। तो आप बताइए, दोनों स्टैगर्ड जरूर हैं, लेकिन दोनों स्टैगर्ड इक्विवेलेंट, मतलब दोनों का एनर्जी लेवल सेम नहीं है। हां, टॉर्सनल स्ट्रेन इसमें क्या है? 0, क्योंकि स्टैगर्ड है। और टॉर्सनल स्ट्रेन इसमें भी क्या है? 0। टॉर्सनल स्ट्रेन दोनों में 0 है, पर दोस्त इसमें स्टेरिक स्ट्रेन है। अगर मैं डेटा पर जाऊं ना, किस पर जाऊं? डेटा पर। हालांकि वैसे आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। अगर हम डेटा पर जाएं तो ये मिथाइल ग्रुप है, और बीच पीछे वाले कार्बन पर यहां मिथाइल ग्रुप है। दोनों के बीच में थीटा यहां पर कितना है? 60 डिग्री। तो ये एक मिथाइल दूसरे मिथाइल को जो रिपेल करता है, उसकी वजह से एनर्जी लगभग 0.9 किलो कैलोरी पर मोल बढ़ जाती है। 0.9 किलो कैलोरी पर मोल बढ़ जाती है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन है और यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन नहीं है। देयर इज नो स्टेरिक स्ट्रेन, इनफैक्ट देयर इज नो रिपल्सन, ना टॉर्सनल ना तो स्टेरिक। पर यहां पर टॉर्सनल तो नहीं है, पर स्टेरिक है। इसका मतलब दोनों डिजनरेट नहीं है। तो इस वाली को हम बोलते हैं क्या? पार्शियली स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं? पार्शियली स्टैगर्ड। ध्यान से सुनते जाना, इस वाले को बोलते हैं पार्शियली स्टैगर्ड, या फिर एक ऑप्शनल नेम और भी है, पार्शियली स्टैगर्ड बोल दीजिए या गॉस कन्फर्मेशन बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? गॉस। प्रोनाउंस एज गॉस, स्पेलिंग GAUCHE, लेकिन प्रोनाउंस कैसे होता है? गॉस। तो इसको गॉस बोल दीजिए या पार्शियली स्टैगर्ड बोल दीजिए, एक ही बात। तो डाइहेड्रल एंगल 60 पर बनने वाली कंफर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? गॉस या पार्शियली स्टैगर्ड। यहां पर देखो, दोनों ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, इसको हम फुल्ली स्टैगर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
फुल्ली स्टैगर्ड। आप इसको फुल्ली स्टैगर्ड, या एक और नाम दिया जाता है एंटी। क्या? एंटी। फुल्ली स्टैगर्ड बोल दो या एंटी बोल दो, एक ही बात है। अब गौर से देखो इस कंफर्मेशन और इस कंफर्मेशन को, गौर से देखो, ये भी आपकी स्टैगर्ड, ये भी स्टैगर्ड। क्या दोनों स्टैगर्ड इक्विवेलेंट है? गौर से देखो, क्या दोनों स्टैगर्ड इक्विवेलेंट है? पक्का? देखो मिथाइल के बाजू में, मिथाइल के बाजू में, बाकी भी एग्जैक्टली सेम है। तो ये आपका जो कहलाएगा, ये कौन सा कहलाएगा? पार्शियली स्टैगर्ड। क्या कहलाएगा? पार्शियली स्टैगर्ड। यानी किसी का ही दूसरा नाम क्या है? गॉस। पार्शियली स्टैगर्ड बोल दो या गॉस बोल दो। क्या ये पॉइंट्स यहां तक आपको क्लियर हुए? पक्का? तो अब आपका स्टैगर्ड भी दो हिस्सों में टूट गया और आपका एक्लिप्स भी दो हिस्सों में टूट गया, एक फुल्ली एक्लिप्स्ड, एक पार्शियली एक्लिप्स्ड। फुल्ली एक्लिप्स्ड 0 डिग्री के डाइहेड्रल एंगल पर, पार्शियली एक्लिप्स्ड 120 या 240 के डाइहेड्रल एंगल पर। स्टैगर्ड भी दो में टूट गया है, एक गॉस और एक एंटी। गॉस कितने पर बनेगा आपका? 60 के डाइहेड्रल एंगल पर या 300 के डाइहेड्रल एंगल पर कह सकते हो। और एंटी कितने के डाइहेड्रल एंगल पर बनेगा? दैट विल बी एट 180 डाइहेड्रल एंगल। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आए? अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, अगला पॉइंट हमारे सामने एनर्जी का आ रहा है। क्या आ रहा है? एनर्जी। भाई लोगों ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे रटते हैं, हमें रटने की जरूरत नहीं है, नहीं है रटने की जरूरत। इधर देखो, ये क्या है? एक्लिप्स्ड। इसमें हमेशा टॉर्सल स्ट्रेन है। ये क्या है? एक्लिप्स्ड, हमेशा टॉर्सल। मैं स्टेरिक की तो बात ही नहीं कर रहा। स्टेरिक मान लो इथेन में तो नहीं है, किसी का भी हो एक्लिप्स, उसमें टॉर्सनल स्ट्रेन हमेशा होगा ही। दूसरी बात, स्टैगर्ड में कभी भी, स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड में नहीं होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, एक्लिप्स में दो बॉन्ड भी सबसे नजदीक और दो एटम भी सबसे नजदीक। अगर स्टेरिक स्ट्रेन हुआ तो वो स्टैगर्ड में ज्यादा होगा कि एक्लिप्स में? एक्लिप्स में। अरे दोनों स्ट्रेन मैक्सिमम किस में होते हैं? दोनों स्ट्रेन मैक्सिमम किसमें होते हैं? एक्लिप्स्ड। और मिनिमम किसमें होते हैं? स्टैगर्ड। तो मूर्खो, यहां से एक पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है क्या कि एनर्जी हमेशा किसकी ज्यादा होगी? एक्लिप्स्ड की हमेशा ज्यादा होगी। किससे? स्टैगर्ड से। लेकिन सर समझिए ना, अब तो आपका आपका एक्लिप्स्ड भी दो हिस्सों में टूट गया है। एक को आप क्या कह रहे हैं? फुल्ली एक्लिप्स्ड। और एक को क्या कह रहे हैं? पार्शियली एक्लिप्स्ड। और स्टैगर्ड भी दो हिस्सों में टूट चुका है सर। एक को आप क्या कह रहे हैं? गॉस। और एक को आप क्या कह रहे हैं? एंटी। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? अब अगर हम बात करना चाहें, इनको भी इंक्लूड करते हुए लिखें, तो आप बताइए फुल्ली एक्लिप्स और पार्शियल एक्लिप्स में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? आप देख लो, रटने की जरूरत। यहां स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा, क्योंकि यहां बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पीछे है, और यहां स्टेरिक स्ट्रेन कम। तो बताइए, अगर हम बात करें तो इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? फुल्ली एक्लिप्स्ड की। किससे? पार्शियली एक्लिप्स से। पक्का? और बताओ, गॉस और एंटी में से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? गॉस। और गॉस की एनर्जी किसकी वजह से ज्यादा होगी? किसकी वजह से ज्यादा होगी? स्टेरिक स्ट्रेन। क्योंकि टॉर्सनल तो दोनों में ही ऑलमोस्ट जीरो है। तो ये किसका ऑर्डर है? एनर्जी का। तो दोस्त, क्या आप मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हो? सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी, उसके बाद बिल्कुल सही, उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स, और उसके बाद फुल्ली एक्लिप्स। क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गॉस और एंटी में से गॉस और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? एंटी। गॉस किसकी वजह से अनस्टेबल है? टॉर्सनल स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन? स्टेरिक स्ट्रेन। इसी को ही जो मिथाइल के बाजू में मिथाइल आता है, इसको हम बोलते हैं गॉस इंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? गॉस इंट्रैक्शन। गॉस इंट्रैक्शन की वजह से गॉस अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से। ये स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं, जिनको नहीं समझ में आता वो रटता है, भूल जाता है, रटता है, भूल जाता है। तो देखो, मैंने पहले बताया था, देयर इज नो रिपल्सन, कोई रिपल्सन नहीं है। उनमें से एक केस है ये। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा।
यहां तक AIPMT पहुंच चुका है। कौन पहुंच चुका है? AIPMT। एनसीईआरटी में एन ब्यूटेन की कन्फर्मेशनल एनालिसिस नहीं है, पर ओपन चेन का दिया हुआ है, क्योंकि इथेन से रिलेट किया जा सकता है, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि किस टाइप के एनसीईआरटी में दिए हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस फ्रेमिंग हो सकती है आप लोगों के सामने। लकीर के फकीर नहीं बनना है हमें कि बस एक लाइन आती है उसके थोड़ा सा इधर होते हम साफ हो जाएं, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए। एनर्जी हमेशा एक्लिप्स की स्टैगर से ज्यादा ही होगी। लास्ट में कर लो सर। हाँ, आखिरी में खत्म होते ही। एक तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट मुझे मिले, बीच बीच में फिर अनअकैडमी बोलता है कि इतना मत पढ़ाइए इनको, सिलेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेलेक्ट हो जाएंगे। वैसे भी तुम्हारे जीवन में डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है, स्टेप स्टेप पर तुम्हारे साथ डिस्ट्रैक्शन है, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो ये फोन है। सब साथ लेके चलते हैं भाई साहब, बाजू में रख के रखते हैं, पता नहीं कब किसका बच जाए, और हमने इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स रिप्लाई नहीं दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जो होगा अच्छा ही होगा। जल्दी से सुलटाएंगे। सुलटा दिया है क्या? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? जल्दी से स्टेबिलिटी एनर्जी ऑर्डर लिख लीजिए। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। एन ब्यूटेन की सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन कौन सी है? एनटी। और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रेफर्ड या मोस्ट पॉपुलेटेड। मोस्ट पॉपुलेटेड मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल एंटी कंफर्मेशन में रहना पसंद करेंगे। कभी भी इधर आप स्टेबिलिटी की बात कर सकते हो, स्टेबिलिटी एनर्जी से क्या हो जाता है? उल्टा। तो आपका स्टैगर्ड हमेशा ज्यादा स्टेबल रहेगा। किससे? एक्लिप्स से। सर इज देयर एनी एक्सेप्शन? नो, देयर इज नो एक्सेप्शन। सर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, तो गलत सोच रहा है, वो एक्लिप्स स्टैगर्ड का कंपैरिजन नहीं है, वो स्टैगर्ड स्टैगर्ड का कंपैरिजन है। स्टैगर्ड ऑलवेज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एक्लिप्स, देयर इज नो एक्सेप्शन, कोई है ही नहीं एक्सेप्शन। ध्यान रखिए इस बात का। एनर्जी एक्लिप्स के हमेशा ज्यादा होगी, किससे? स्टैगर्ड से। तो स्टेबिलिटी उल्टी। सुलटा दिया है क्या? चलिए, पहला पॉइंट आपने एनर्जी का लिखा, दूसरा स्टेबिलिटी का, तीसरा लिखिए मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज कौन सी बताइए? एनटी, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। मोस्ट पॉपुलेटेड भी कह सकते हो आप इसको। मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज एनटी। नेक्स्ट पॉइंट, गॉस कंफर्मेशन इज लेस स्टेबल देन एंटी कंफर्मेशन। आओ इधर बात करो गॉस और वर्सेस एंटी में। बताओ गॉस और एंटी में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? एंटी। क्लियर? गॉस कंफर्मेशन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू एंटी कंफर्मेशन ड्यू टू, किसकी वजह से है बताओ? स्टेरिक। टॉर्सल का नाम बदनाम ना करें। ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन। ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो गॉस इंटरेक्शन। जब दो ग्रुप एक दूसरे के आजू बाजू आ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? गॉस इंटरेक्शन। Gauss conformation is less stable than anti-conformation due to steric strain या फिर Gauss interaction। डाइहेड्रल एंगल जब आपका कितना होता है? 60 डिग्री का, तो उन्हें हम Gauss interaction कहते हैं।
अब एक मुद्दा हमारे सामने और उठ कर आ गया है, और वो मुद्दा ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि सिंपल स्टैगर्ड बोलना है या स्टैगर्ड के भी दो हिस्से बना देने हैं, सिंपल एक्लिप्स बोलना है या फिर एक्लिप्स के भी कितने हिस्से बना देने हैं, दो हिस्से। तो आप समझिए कब ये गॉस एंटी, कब ये फुल्ली एक्लिप्स पार्शियली एक्लिप्स आते हैं, क्योंकि इथेन में तो हमने लिखा ही नहीं था, हमने यहां से लिखना शुरू किया है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है जरा समझिए, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने फ्रंट कार्बन है और ये हमारे सामने क्या है, बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पर भी और बैक कार्बन पर भी हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम या ग्रुप होना चाहिए, तभी ये बातें होंगी। अगर फ्रंट कार्बन पर, ध्यान से सुनो, फ्रंट कार्बन पर तीनों क्या है, हाइड्रोजन, तो फिर गॉस एंटी की कोई बात नहीं हो सकती। या फिर बैक कार्बन पर तीनों क्या है, हाइड्रोजन, यानी तीनों सेम, तो कोई गॉस एंटी की बातें नहीं हो सकती। आपके फ्रंट कार्बन पर भी हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम या ग्रुप होना चाहिए। सिमिलरली बैक कार्बन पर भी हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम या ग्रुप होना चाहिए। वो सेम भी हो सकते हैं, फ्रंट और बैक पर क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे ध्यान से सुनिए, क्या, इधर सुनो ध्यान से भाई, बातें नहीं करेंगे। क्या हम प्रोपेन के अंदर, क्या हम प्रोपेन के अंदर ऐसी बातें कर सकते हैं क्या, गॉस और एंटी की? क्या हम प्रोपेन के अंदर जब रोटेशन ले रहे हैं C2 C3 पर, या इधर से बात करें तो C1 C2 पर, तो गॉस एंटी जैसी बातें यहां पर होंगी क्या? आप देखिए ये कौन सा कार्बन है, फ्रंट, और ये कौन सा कार्बन है, बैक। भाई इस पर तो हाइड्रोजन के अलावा एक ग्रुप है, पर इस पर हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप तो बनेंगी नहीं, आप चेक कर लेना। सारी स्टैगर्ड एक जैसी बनेंगी, सारी एक्लिप्स एक ही जैसी बनेंगी, कहीं डिफरेंस नहीं आएगा, अपने आप बनाओगे, आपको दिया गया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए ये हमारे सामने है, इधर ध्यान दीजिए, ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है और मुझे इस बॉन्ड पर रोटेशन लेना है। आप बताइए क्या यहां पर गॉस एंटी फुल्ली एक्लिप्स पार्शियल एक्लिप्स की बातें होंगी? तो बताइए कौन सा कार्बन है, फ्रंट, और ये कौन सा है, फ्रंट कार्बन पर आपके हाइड्रोजन के अलावा एक ग्रुप है, और बैक कार्बन पर भी हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पीछे होंगे तो फुल्ली एक्लिप्स्ड होंगे, क्लियर। जब ये एक दूसरे के एंटी होंगे 180 पर तो एंटी कन्फर्मेशन बनेगी। तो यहां पर ये बातें हो सकती है। तो यहां पर अब आपके सामने बातें आएंगी, किस प्रकार से हम पहचानेंगे, जरा ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए स्टैगर्ड अब दो हिस्सों में टूट गया है, यहां पर आपका एक्स है, यहां पर भी आपका एक्स है। कैन यू टेल मी द डाइहेड्रल एंगल राइट नाउ? इन वाले दोनों बॉन्ड्स के बीच में डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री, तो यहां पर थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो इस कंफर्मेशन को कौन सी कंफर्मेशन बोलेंगे, गॉस कंफर्मेशन, डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री। अगर मान लीजिए यही कंफर्मेशन दोस्त आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आ गई है, कैन यू टेल मी द डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री, तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 180, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी। अब स्टैगर्ड दो हिस्सों में टूट गई है। ये दोनों ही कौन सी कंफर्मेशन से, आप बताइए, दोनों ही स्टैगर्ड हैं, लेकिन स्टैगर्ड के भी अब कितने हिस्से हो गए हैं, दो हिस्से। अब आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। ये हमारे सामने x, ये h, ये h, यहां पर देखो x के पीछे x, बताओ ये वाली कंफर्मेशन, पहले बताओ स्टैगर्ड या एक्लिप्स, कौन सी एक्लिप्स, डाइहेड्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो दोस्तों ये हमारे सामने रहेगा फुल्ली एक्लिप्स्ड। अगर मान लीजिए ये वाली कंफर्मेशन आपके सामने आ जाए, यहां पर x, यहां पर h, यहां पर h, यहां पर आपका x, यहां पर h, यहां पर h, पहले बताओ स्टैगर्ड या एक्लिप्स, लेकिन x के पीछे x नहीं है तो पार्शियली एक्लिप्स्ड। तो इसको क्या बोलेंगे, पीई, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पार्शियली एक्लिप्स्ड, क्लियर। तो ये दोनों ही क्या है बताइए, एक्लिप्स्ड। लेकिन एक्लिप्स्ड को भी अब हमने कितने हिस्सों में तोड़ दिया है, दो हिस्सों में तोड़ दिया है। तो यहां पर थीटा बताओ कितना रहेगा, थीटा 120 डिग्री या फिर 240 डिग्री। सर इसमें तो 120 है, 240 कैसे लिख दिया, ए इधर देख, दिमाग से पैदल इंसान, क्लॉकवाइज देखेगा तो और एंटी क्लॉकवाइज देखेगा तो दोनों की बहुत बात हो सकती है। तो देखने का तरीका है, नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। तो जब आप कंफर्मेशन एन ब्यूटेन की C1 C2 पर बनाएंगे, जब आप कंफर्मेशन प्रोपेन की C1 C2 पर बनाएंगे, तो चेक करना स्टैगर्ड एक ही टाइप का मिलेगा कि स्टैगर्ड को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। अपनी स्ट्रेटजी अभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। 2080
20% क्वेश्चन मास्टर को करने दीजिए और 80% क्वेश्चन खुद कीजिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम चाहते हैं कि मास्टर 100% कर दे, पेपर भी दे आए मेरी जगह, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। टीचर केवल वैरायटी कवर करवाए, एक वैरायटी कवर करवाई, खत्म। फिर उस वैरायटी के 10 क्वेश्चन आपको खुद से करने चाहिए। और यकीन मानिए जितनी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा चीजें समझ में आने लगेंगी, माइंड की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, अलग अलग तरीके से आप सोचोगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आपकी ग्रिप बनेगी। और सब कुछ आपको अगर स्पून फीडिंग के थ्रू मिलेगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। मास्टर यही कहता रहता है, तू पेन मत चला, तू तो बस मुझे देखता रहे, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। एग्जाम में भी बस वो देखता ही रहता है, क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि कभी खुद से बनाए नहीं, तो एग्जाम में कौन सा चमत्कार हो जाएगा भाई। सुलटा दिए हो। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब सुलटा दिया सभी ने, पक्का? चलिए अब देखो, इधर ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो। हर चीजों को अगर कनेक्ट करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। क्या कहीं पर ऐसा होगा कि स्टेबिलिटी में एक्लिप्स आगे आ जाए और स्टैगर्ड पीछे चला जाए? क्या इस धरती पर ऐसा कोई एग्जाम्पल है? तो जवाब है नहीं। एक्लिप्स की स्टेबिलिटी स्टैगर्ड से कम ही होगी, एक्लिप्स की स्टेबिलिटी स्टैगर्ड से कम ही होगी। क्या ये क्लियर है? पक्का? लेकिन कभी कभी दो स्टैगर्ड में पूछ लेता है। अब आप समझिए, इधर गॉस और एंटी दोनों ही क्या है? दोनों ही क्या है? स्टैगर्ड। ये दोनों क्या है? तो ये कभी भी स्टेबिलिटी में उठ के इनके आगे कभी नहीं आए, कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। क्लियर? जो आप सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, वही केस आने वाले हैं अब। ठीक है? हाँ, इन दोनों में कभी ये आगे आ जाता है, कभी ये पीछे चला जाता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? एंटी हमेशा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि एंटी में तो स्ट्रेन है ही नहीं। लेकिन दोस्त समझिए, अगर आपने चीजों को फंडामेंटली पढ़ा है तो आप बताओ कौन सा फैक्टर है जो गॉस को कम स्टेबल कर रहा है रिलेटिव टू आपके एंटी स्टेरिक? मतलब इन दोनों ग्रुप्स में क्या है? रिपल्सन। एग्जैक्टली, रिपल्सन की वजह से एनर्जी बढ़ती है। और ये रिपल्सन में अट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो सोचिए, अगर ये रिपेल करने की बजाय क्या करने लग जाए? अट्रैक्ट, तो अट्रैक्शन से एनर्जी कम और स्टेबिलिटी, क्योंकि टॉर्सनल का तो दोनों में ही खेल, तो मामला पलट जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आपकी एंटी कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगी। देयर आर फ्यू केसेस जहां आपकी गॉस कन्फर्मेशन भी ज्यादा स्टेबल हो सकती है, और वो आपको समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अब अगली लाइन से लिखिए, एक लाइन छोड़कर। इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary, it is not necessary that anti-conformation is always more stable. It is not necessary that anti-conformation is always more stable. That anti-conformation is always more stable as compared to Gauss. As compared to Gauss. It is not necessary that anti-conformation is more stable as compared to Gauss. Full stop. अगली लाइन से, there are number of cases, there are number of cases, there are number of cases where Gauss conformation is more stable. There are number of cases where Gauss conformation is more stable, where Gauss conformation is more stable
than anti-conformation, where Gauss conformation is more stable than anti-conformation. कि यहां पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर गॉस कन्फर्मेशन एंटी कन्फर्मेशन से ज्यादा स्टेबल हो सकता है। आइए उन्हीं पर ही हम वन बाय वन डील करेंगे। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे भाई। पहला एग्जांपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और ये बार बार आप लोगों के सामने आता रहता है। क्लियर? ये हमारे सामने यहां पर है CH2OH, यहां पर भी हमारे सामने है CH2OH। इस मॉलिक्यूल को कॉमन नेमिंग में बोला जाता है, बताइए, इथाइलिन ग्लाइकॉल। आपने इसका नाम सॉल्यूशन चैप्टर में भी सुना होगा। क्लियर? हमने भी इसको डिस्कस किया है कॉमन नेमिंग के अंदर, इथाइलिन ग्लाइकोल। और इसका आयुपैक नेम बोला जाए तो इसका आयुपैक नेम है इथेन, इथेन 1,2 डाइऑल। किसी भी फॉर्म में पूछ ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों इसमें हम इस वाले बॉन्ड के अबाउट क्या लेने वाले हैं? रोटेशन। आइए मैं कुछ केसेस बता देता हूं आपको, किसके? एच बॉन्डिंग के, क्योंकि आप में से काफी बच्चों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कई बच्चों को दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए मैं बता देता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन कैसे कैसे कर सकता है। एच बॉन्डिंग नाम से ही क्लियर है कि कौन करेगा ये? हाइड्रोजन। तो कौन से हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल है? अगर आपका हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है बताइए? अगर आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, अगर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, अगर आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो दीज हाइड्रोजन्स आर एलिजिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो आपके हाइड्रोजन हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल है। किसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? इधर जो नेक्स्ट एटम होना चाहिए, बताइए कौन कौन सा हो सकता है? अगला जो एटम आप लोगों के सामने होना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। नॉर्मली अगर अपन बात करें इन तीनों में से, और जो स्पेसिफिक केस होंगे वो आईओसी वाले सर डील करेंगे। अपने लिए यही है। मैं जानता हूं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ भी कर सकता है, क्लोरीन वाले केस में भी इंट्रा हो जाती है, पर मैं उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने टॉपिक की बात कर रहा हूं। तो इधर ये किससे जुड़ा होना चाहिए? या तो ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन, या फिर अगर अपन बात करें फ्लोरीन। सिमिलरली इधर या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन, या फिर फ्लोरीन। सिमिलरली इधर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। क्लोरीन भी कर लेता है कभी कभी, कब? जब इंट्रा हो, इंटर नहीं इंट्रा। ये हमारे सामने है। तो अगर आपका H फ्लोरीन से जुड़ा है, आपका H ऑक्सीजन से जुड़ा है, आपका H नाइट्रोजन से जुड़ा है, और सामने एटम इन्हीं में से कोई एक है, तो इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग हो सकती है। इट इज जस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप जानते हैं जैसे HF की बात करना चाहें तो ये आपके हाइड्रोजन और फ्लोरीन में बॉन्ड है, जिसकी वजह से EN डिफरेंस यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर पार्शियल नेगेटिव। दूसरा मॉलिक्यूल आएगा कुछ इसी प्रकार से, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, इसी का ही नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज जस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये इसी में क्यों होता है, बाकी मॉलिक्यूल्स में क्यों नहीं होता, HCl में क्यों नहीं होता? दैट इज अ पार्ट ऑफ आईओसी। सर आपको बहुत बेहतरीन लेवल पर पढ़ाएंगे, अपना काम तो बस इतना सा है। क्लियर? अब आते हैं हम इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर। दोस्तों इस कार्बन को फ्रंट कार्बन मान रहा हूं, सभी का ध्यान इधर होना। ये कार्बन कौन सा है? फ्रंट कार्बन। तो बताओ फ्रंट कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? OH और 2 H इस कार्बन पर। दिस इज फ्रंट एंड दिस इज बैक। बताइए बैक कार्बन पर भी क्या जुड़ा हुआ है? बैक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और 1 OH। तो मैंने ये तो जोड़ दिया है OH, ये जोड़ दिया है हाइड्रोजन। मेरे सवालों के जवाब देते जाओ। पहला सवाल, ये कंफर्मेशन जो मैंने बनाया है, ये स्टैगर्ड बनाया है कि एक्लिप्स? सही जवाब दिया। स्टैगर्ड में भी कौन सा, गॉस या एंटी? ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया। तो ये हमारे सामने कौन सी कंफर्मेशन है? गॉस। क्लियर? दूसरी कंफर्मेशन, दोस्तों ध्यान से सुनते हुए जाना। दूसरी कंफर्मेशन मैंने कुछ इस प्रकार से बनाई है, कुछ इस प्रकार से बनाई है। आप बताइए सबसे पहला सवाल, दिस कंफर्मेशन इज स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड? सही जवाब। स्टैगर्ड में गॉस या एंटी? ये भी बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, एक कंफर्मेशन में आप लोगों के सामने और बनाना चाहता हूं, ये वाली कंफर्मेशन, और इस पर आप फिर से जवाब देंगे स्टैगर्ड या एक्लिप्स? पक्का? इसमें केवल एक्लिप्स से काम चल जाएगा, क्योंकि दूसरी वाले में बनाने वाला ही नहीं।
ये हमारे साथ ध्यान से सुनते हुए जाइए। नॉर्मली आप क्या करते हैं, पीछे वाले केस को अवॉइड कर देते हैं और एग्जामिनर आपके सामने रख देता है और जनता साफ। ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करूं, जितना सवाल पूछ उतना जवाब देना मेरे को, ठीक है? आप बताओ, इसमें इसमें और इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? दोनों ही फ्री फ्रॉम टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन का कोई रोल नहीं है। दूसरा, आप देखेंगे ये जो हाइड्रोजन है, गौर से देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये किससे जुड़ा हुआ है? सो इट इज एलिजिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहां पर पार्शियल और यहां पर पार्शियल। सिमिलरली इस बॉन्ड में भी क्या है? पोलैरिटी। यहां पर पार्शियल और यहां पर पार्शियल, सो देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन H एंड O, जिसे आप H बॉन्डिंग कहते हैं। यानी कि यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रा का तो समझ में आता है ना, विद इन द मोलिक्यूल, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? इधर बताइए, क्या इस टाइप की इस इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग यहां दिखाई देगी? नो। रीजन बीइंग दोनों बहुत दूर हैं और आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहां तो डिस्टेंस नेग्लेजिबल थी, अट्रैक्शन है, पर यहां पर अट्रैक्शन नहीं है। तो यहां पर किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं है। टॉर्सनल स्ट्रेन दोनों में ही नहीं है। स्टेरिक स्ट्रेन की अगर अपन बात करें तो जो पहले रिपेल कर रहे थे अब वो अट्रैक्ट करने लग गए हैं, और अट्रैक्शन से एनर्जी कम और स्टेबिलिटी, तो अब इसकी एनर्जी उससे भी कम हो गई है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि यहां पर कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस H का इस ऑक्सीजन से करवा देते हैं। अरे मेरे भाई, ये H किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ H थोड़ी H बॉन्डिंग करता है। क्लियर? तो ये आपके सामने है। आप बताइए, क्या यहां पर भी इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी? क्या यहां पर भी इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी? होगी या नहीं होगी? 100% होगी। इनफैक्ट इससे भी बेटर होगी, क्योंकि वहां तो अब और भी नजदीक है। फिर तो सर ये आगे खिसक जाना, लेकिन आपने सुना नहीं, ये एक्लिप्स है, कुछ भी हो जाए स्टैगर्ड से आगे क्यों नहीं आ सकता? अरे इन दोनों में टॉर्सनल नहीं है, पर इसमें टॉर्सनल है, तो नो डाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन टॉर्सनल से उल्टी घटेगी भी तो सही, जो हम सोचते ही नहीं है। लोन पेयर रिपल्सन हो जाएगा यहां पर। तो हम केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अकाउंट कर रहे हैं, बाकी को तो देख ही नहीं रहे हैं। तो अगर इन दोनों में से मुझे कंपैरिजन बोला जाए, किसका? स्टेबिलिटी का। किसका? स्टेबिलिटी का। तो बताइए, गॉस वर्सेस एंटी, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो आपकी गॉस की स्टेबिलिटी ज्यादा एज कंपेयर टू एंटी, और एंटी और एक्लिप्स में एंटी ही, क्योंकि ये स्टैगर्ड है और ये एक्लिप्स, और कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है जहां एक्लिप्स की स्टेबिलिटी स्टैगर्ड से ज्यादा हो जाए, फिर वो कोई से भी एक्लिप्स क्यों ना हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गॉस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये एक एग्जांपल है जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग मामला पलट देगा। लेकिन मामला किन दो में पलटा गया है? गॉस और एंटी में। दोनों स्टैगर्ड है, इस बात पर ध्यान दीजिए। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। ये सबसे फेवरेट एग्जांपल है एग्जामिनर का, मल्टीपल टाइम पूछा गया। तो गॉस कन्फर्मेशन में अगर किसी भी टाइप का अट्रैक्शन आ जाता है तो गॉस कन्फर्मेशन एंटी कन्फर्मेशन से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। उनमें से एक एग्जांपल आपका किसका आ गया है? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। असर्शन रीजन में मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, इन इथाइलिन ग्लाइकोल गॉस कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन एंटी, सही। स्टेटमेंट 2,
दिस इज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन। So statement 1 is correct, 2 is correct, and 2 is the correct explanation of first. यही आपके सामने स्टेटमेंट AR टाइप क्वेश्चंस बनकर आते हैं। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। सुलटा दिया है क्या सभी ने? जल्दी जल्दी सुलटाएं। आगे बढ़ सकता हूं? अब देखो, कहने को तो मैंने समझा दिया है, अब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब कब होगी ये मालूम होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, फिर भी कुछ चीजें मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, पर आप उसको रटने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, आपको ये डाउट आ सकता है, सर मुझे नहीं पता चलता कब एच बॉन्डिंग होती है कब नहीं होती है, तो वो तो आईओसी पढ़ाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? अगर हम कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के और कौन से केस हैं। देखो हमने एच सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, क्या ये हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल है? क्या ये हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल है? बस अब दूसरा एटम उधर ऐसा ही लाना पड़ेगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। तो आप बताइए, दूसरा यहां पर ऑक्सीजन हो जाए, तो आप बताओ इस H में और इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? बिल्कुल सही बात। अगर इसकी जगह OCH3 आ जाए, कौन आ जाए? तो आप सोचो, क्या इस वाले H में और इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? यहां H है, यहां R है, इससे कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट आप सोचिए, अगर मैं यहां फ्लोरीन ले आऊं, तो आप बताइए क्या ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ H बॉन्डिंग कर सकता है? जी हां। क्लोरीन ले आऊं तो क्लोरीन इंट्रा कर लेता है, क्लोरीन जो है वो इंट्रा कर लेता है। ध्यान रखना, आईओसी में और डिटेल बातें होंगी, इंटर नहीं करता, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो क्लोरीन भी कर लेगा। उसके बाद अगर मैं यहां पर NO2 ले आऊं, क्या ले आऊं? NO2, तो बताइए क्या NO2 में यहां पर आपका नाइट्रोजन क्या इस H बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल है? चलिए, क्या यहां से ये ऑक्सीजन भी H बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल है? जी हाँ, तो H बॉन्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें और कौन आ सकता है बताइए, आपके सामने NH2 आ जाए, आपके सामने NHR आ जाए, आपके सामने NR2 आ जाए, तो इस H के साथ यहां से नाइट्रोजन, यहां से नाइट्रोजन, यहां से नाइट्रोजन H बॉन्डिंग करने के लिए एलिजिबल है। मतलब इन सभी के अंदर अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी पूछना चाहूं, क्या पूछना चाहूं दोस्त, तो आप क्या बोलोगे? गॉस कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन एंटी कन्फर्मेशन। सर एक पर्टिकुलर एग्जांपल अगर आप ले लेते ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता। आइए पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर OH है और यहां पर क्या ले लेता हूं? फ्लोरीन। ध्यान से सुनिए, एक पर्टिकुलर एग्जांपल, यहां पर तो आपका OH इस प्रकार से लिख दिया है और यहां पर मैंने क्या लगा दिया है? फ्लोरीन। इधर फ्लोरीन मान लिया है। आप बताइए कौन सी कंफर्मेशन है ये? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में कौन सी कंफर्मेशन है? गॉस या एंटी? और ये वाली कंफर्मेशन बना दी, ये कौन सी कंफर्मेशन है? एंटी। तो अब आप सोचो इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? गॉस की ज्यादा होगी या एंटी की ज्यादा होगी? तो आप समझिए दोस्त मैं क्या कर रहा हूं, सभी का ध्यान एक बार बोर्ड पर। देखो मैं कह रहा हूं ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H है, क्या ये H बॉन्डिंग कर सकता है? तो देखो ये रहा वो H, और ये पीछे किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। और इधर देखो, इधर कौन आ गया है अब? फ्लोरीन। तो क्या इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो सकती है? हो सकती है। तो कभी इस फ्लोरीन की जगह यहां ऑक्सीजन होगा, कभी ऑक्सीजन ये होगा, कभी फ्लोरीन होगा, कभी क्लोरीन होगा। सो देयर विल बी व्हाट, आप बताइए क्या होने वाला है? इंट्रामोलिक्यूलर। क्या होने वाला है? इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। सही बात है कि नहीं है? सो देयर विल बी इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो गॉस की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एंटी, क्योंकि आप जानते हैं एंटी के अंदर H बॉन्डिंग नहीं हो पाती क्योंकि दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो यही आप लोगों के सामने आंसर रहने वाला है। तो इनमें से कोई सा भी केस आप उठा के रख लीजिए, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी?
गॉस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यही जरूरी थोड़ी है भाई, अब केस तो बदलते रहेंगे। आपको सिंपल सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मामला मालूम होना, यहां पर मैंने NH2 लगा दिया, यहां पर OH लगा दिया, यहां पर मान लीजिए मैंने NH2 लगा दिया, यहां पर मैंने क्या लगा दिया है बताइए, फ्लोरीन। तो क्या इनमें H बॉन्डिंग नहीं होगी? होगी। इधर H देखो नाइट्रोजन, उधर ऑक्सीजन, H बॉन्डिंग होगी। इधर नाइट्रोजन पर H, वहां पर फ्लोरीन। तो ये आप रट नहीं सकते हैं, यह सारे केस में नोटबुक में करवा दूं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आपको जाहिर से देखो गॉस में H बॉन्डिंग हो रही है तो गॉस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू एंटी। तो H बॉन्डिंग कब कब हो सकती है वो केस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसमें भी गॉस कन्फर्मेशन ही ज्यादा स्टेबल होगी इनकी, किससे? एंटी से। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। एनसीईआरटी लेकर आए हो? +1 एनसीईआरटी दे दीजिए मुझे। जो आज हमने पढ़ा है पर्टिकुलर इथेन, वो कहां पर दिया हुआ है? आपके पास एनसीईआरटी पुरानी है नई है दोस्त, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे यहां टॉपिक नहीं, पूरे चैप्टर ही उड़े हैं, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बस एनसीईआरटी होनी चाहिए। आप पूछते तो दो बार हैं, सर नई वाली एनसीईआरटी लूं या पुराने वाली? लाते एक नहीं है। चैप्टर एल्केन में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर एल्केन में सबसे लास्ट में कन्फर्मेशंस लिखा हुआ है। क्या बोला? चैप्टर एल्केन हाइड्रोकार्बन के अंदर सबसे आखिरी में क्या मिला हुआ है? कन्फर्मेशन। ये आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि एनसीईआरटी किस कदर छीलता है, केवल और केवल लैंग्वेज लिखी है। और जब वो लैंग्वेज लिखता है और जहरीला हो जाता है, क्योंकि फिर आप किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल सकते हैं, और आपकी बात का मतलब और उसकी बात का मतलब एक ही हो जरूरी तो नहीं है। चलिए, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आप मॉड्यूल और ELP दोनों अपने साथ रखेंगे। मॉड्यूल में से भी कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए जाएंगे।